एम्पियर का नियम आपने पिछली क्लास में देखा था, और एम्पियर के नियम में हमने देखा कि किसी धारावाही चालक के परितः जो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है उसको एक लूप द्वारा यदि हम क्लोज करें तो उस लूप से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है रेखीय समाकलन BdL, और उसके बराबर होता है जिसने उस विद्युत धारा ने, मतलब जिस स्रोत ने उसको बनाया अर्थात करंट, इनटू उसके परितः माध्यम की चुंबकशीलता मतलब म्यू नॉट। तो ये एम्पियर का नियम था। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन प्रवाहित विद्युत धारा के म्यू नॉट गुने के बराबर होता है, म्यू जीरो गुने के बराबर होता है। ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। इसका एक अनुप्रयोग हमने आपको बताया है। अनंत लंबा एक तार है, अनंत लंबे तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई है, उसके कारण किसी पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसके लिए हमने एक एम्पीरियल लूप बनाया। इस प्रकार से फर्स्ट चैप्टर में गाउसीय पृष्ठ होता था, इस चैप्टर में एम्पीरियल लूप बनाया, और उस लूप से हमने इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेशन करके सम ऑफ dl का मान 2 पाई r हो गया था, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान पिछली क्लास में आपने ज्ञात किया था। अनंत लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो इसका एम्पियर के परिपथीय नियम का एक अनुप्रयोग है। अब एम्पियर के नियम के दो अनुप्रयोग और हैं, ठीक है। पहला, किसी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा किसी टॉरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र पहले देखेंगे, और जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे टॉरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले हमें ये देखना है कि परिनालिका होती क्या है। पहले आप मन में ये बात रख लीजिए कि परिनालिका और टॉरॉयड दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें एम्पियर के नियम का उपयोग करना है। और एम्पियर का नियम क्या कहता है, फिर से एक बार सुन लो। एम्पियर का नियम कहता है कि जिस पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसको एक एम्पीरियल लूप पर बनाना आवश्यक है। जैसे ये कोई तार है और यहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसलिए इसके परितः एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। कैसा बनेगा वो हम कई नियमों से आपको बता चुके हैं। इस प्रकार का ये यहाँ से प्रवेश करेगा, यहाँ से निकलेगा, ऐसे ऐसे राउंड शेप में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, उसको ज्ञात करने के लिए एम्पियर ने कहा कि यदि आपको यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो ऐसा एक एम्पीरियल लूप हमें बनाना होगा, और उसके बाद फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कल आपने देखा अनंत लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका दूसरा हमें उपयोग जो करना है वो है परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिनालिका या सोलेनॉइड, परिनालिका को सोलेनॉइड भी कहते हैं। क्या मतलब है इसका, पहले आप इसको समझिए। परिनालिका होती क्या है, कहाँ यूज करना है, किस प्रकार से यूज करना है। तो परिनालिका की कुछ विशेषताएं होती हैं। उसका शेप होता है जैसे अपने घरों में हीटर होता है, और हीटर में जो कॉइल लगी होती है, ठीक है, वो कॉइल इस प्रकार के ऐसे 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 राउंड कर करके आगे बढ़ाते जाते हैं। या इसका दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा स्प्रिंग, जो स्प्रिंग का शेप होता है, ये वही शेप एक परिनालिका का भी होता है। तो ये है परिनालिका, इसको बोलेंगे एक सोलेनॉइड या परिनालिका, ठीक है। ये स्प्रिंग के शेप की होती है। इसकी विशेषताएं क्या होती है, किस काम में आती है, कहाँ इसका यूज करते हैं, फिर हम इसके बाद देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है।
तो इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जो ये राउंड बने होते हैं, इसके जो ये फेरे होते हैं, ये बहुत ज्यादा पास पास में रखे जाते हैं। पास पास में रखने का मतलब ये है कि एक छोटी सी लंबाई यदि हम सेलेक्ट करें इतनी सी, तो उसमें काफी ज्यादा फेरे होने चाहिए। देखो ये इतनी सी लंबाई हमने सेलेक्ट की, इसमें केवल 2 फेरे आ रहे हैं, केवल 2 राउंड। और यदि हम इसको ऐसा बनाए होते, उतनी ही लंबाई पर यदि यहां सेलेक्ट करें तो यहाँ पे 4 फेरे आ रहे हैं, इस लंबाई में 4 फेरे। तो इतनी सी लंबाई, जिसको हम फिजिक्स में कहते हैं इकाई लंबाई, छोटी सी लंबाई मतलब इकाई लंबाई में फेरों की संख्या अधिक से अधिक रखी जाती है। जितने ज्यादा फेरे आप रखोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड बनेगा, स्ट्रॉन्ग परिनालिका बनेगी। तो पहली विशेषता आप याद रखें, इसकी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। ये फिजिक्स की लिखने की लैंग्वेज है, आपके समझने की लैंग्वेज ये है कि इसके फेरे पास पास होना चाहिए। अगर आप दूर दूर फेरे बनाओगे, मतलब स्प्रिंग को फैला हुआ बनाओगे, तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। उसके फेरे एकदम पास पास में होने चाहिए। तो ये जितने पास पास भी आप रखोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग परिनालिका बनेगी। ठीक है, तो नॉर्मली हम पिछले किसी प्रश्न में आपने कुंडली में लिखा था, कुंडली में n फेरे हैं, है ना। हमने आपको बताया था कुंडली के केंद्र पर तीव्रता, तो वहां पे हम कुंडली में n फेरे मानते थे, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन आर उसका आंसर आया था n फेरों के लिए। यहाँ परिनालिका में इतने ज्यादा फेरे होते हैं कि हम पूरी परिनालिका में फेरे नहीं मानते, हम उसकी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या को n मानेंगे। परिनालिका वाले प्रश्न में अभी आपको और प्रश्न मिलेंगे, आपको आगे परिनालिका वाले, जहां जहां परिनालिका का यूज करेंगे वहां पर हमेशा हम सबसे पहले एक चीज मान लेंगे कि ये यदि कोई परिनालिका है तो इसकी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या बराबर n। इकाई लंबाई मतलब एक छोटी सी लंबाई सेलेक्ट कर ली हमने, ये इस लंबाई में कितने फेर दिख रहे हैं आपको, आंसर है 3। 3 फेर दिख रहे हैं तो वो 3 है। इकाई लंबाई में फेरों की संख्या 3, जबकि 3 नहीं होना चाहिए, और पास पास में समझने के लिए हमने यहाँ बनाया, और पास पास बनाए जाते हैं 30, 300 ऐसे फेरे इतनी सी लंबाई में रखे जाते हैं। ठीक है, तो परिनालिका की पहली विशेषता क्या है, इसमें हमें इकाई लंबाई में फेरों की संख्या को n मानना है। दूसरी विशेषता देखिए, यदि हम यहां से आई करंट फ्लो कराते हैं, ये आई करंट, तो एक राउंड में करंट आई, एक राउंड में आई करंट, जब ये दूसरे राउंड में जाएगी तो इसमें भी आई करंट, इसके बाद तीसरे राउंड में जाएगी तो इसमें भी आई करंट, चौथे राउंड में भी आई, पांचवें में भी आई, इन सभी राउंड्स में आई 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 करंट फ्लो हो रही है। मान लीजिए इसमें 10 राउंड हैं, 10 फेरे हैं, करंट का मान कितना हो गया, एक करंट का मान आई, 2 फेरों में 2 आई, 3 फेरों में 3 आई, 4 फेरों में 4 आई, 10 फेरों में 10 आई, 10 आई। मतलब जितनी करंट हम यहाँ से फ्लो कराते हैं वो हर राउंड में उतने गुना बढ़ती जाती है। ये परिनालिका की विशेषता है। ठीक है, एक राउंड में बहने वाली करंट आई है, इसमें कितने फेरे हैं, मान लो 2000 फेरे हैं, तो 2000 फेरों बहने वाली करंट कितनी हो जाएगी, 2000 आई। ठीक है, यहां से हमने इसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो कराई, केवल 5 एम्पियर की करंट फ्लो कराई, और इसमें हमने 100 राउंड बना दिए। ठीक है, तो करंट का मान कितना हो जाएगा, परिनालिका में बहने वाली करंट का मान, हमने एक राउंड में 5 एम्पियर भेजी और इसमें 100 राउंड है, करंट का मान हो गया 500 एम्पियर। मतलब केवल आपने उसको 5 एम्पियर करंट देकर आपने उससे 500 एम्पियर करंट ले ली। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता होती है कि एक फेरे में विद्युत धारा होती है आई। इन दो बातों को हम याद रखेंगे,
जब भी हम कोई परिनालिका वाला प्रश्न पढ़ेंगे तो आप इन 2 बातों को याद रखेंगे हमेशा। अभी आपको अगले इसी चैप्टर में भी परिनालिका मिलेगी। जब हम विद्युत चुंबकीय क्रिया पढ़ेंगे तो वहां भी आपको परिनालिका मिलेगी। वहां भी हमें इन 2 बातों को याद रखना है कि जैसे ही आप परिनालिका वाला क्वेश्चन देखते हो और 2 बातें मन में आनी चाहिए। पहली, इसकी इकाई लंबाई में n फेरे होते हैं। दूसरी, इसके एक फेरे में करंट आई होती है। नॉर्मली जब हम क्वेश्चंस करते हैं, ये कोई तार है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है, बस बात खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक तार नहीं है, यहाँ पर कई फेरे हैं, तो हर एक फेरे में आई करंट बहेगी। तो आई 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 जितने उसमें फेरे होंगे उतनी करंट हो जाएगी। तो ये होती है परिनालिका। फिर से एक बार देखो परिनालिका कैसे बनाई जाती है। किसी भी तार को बार बार लपेट कर उसके फेरों की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बनाया जाता है। ऐसी युक्ति को परिनालिका कहते हैं। इसकी 2 विशेषताएं होती हैं। फेरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n होती है, और एक फेरे बहने वाली धारा I होती है। जितने फेरे होते हैं उतनी गुना करंट का मान हो जाता है। उपयोग क्या करते हैं, क्यों बनाते हैं हम ये वस्तु? तो जैसे हमने देखा होगा आपने, जहां पर पूरे शहर का कचरा इकट्ठा होता है, उस कचरे में लोहे की कई वस्तुएं होती हैं। लोहे के बड़े बड़े भारी पुराने गाटर होते हैं, है ना, लोहे की बड़ी बड़ी टूटी हुई कुर्सियां होती हैं, मेजें होती हैं। अब म्यूनिसिपैलिटी वाले क्या करते हैं, नगर निगम वाले या नगर परिषद वाले, वहां पर एक क्रेन लेकर जाते हैं, क्रेन। और उस क्रेन का जो साइड वाला वो होता है पोर्शन, उसमें एक बड़ा चुंबक लगा होता है यहाँ। तो वो उसको चुंबक को ऐसे करते हैं, यहाँ से इंजन में से करंट फ्लो कराते हैं, करंट जाएगी तो ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा और वो चुंबक उन सब वस्तुओं को खींच लेती। ठीक है, उस चुंबक ने उन सब वस्तुओं को खींचा कचरे में से, तो कचरे में से लोहे की वस्तुएं पूरी कहां पे आ गई, इस क्रेन के पास आ गई। अब वो क्रेन का वो हैंडल ऐसे पीछे हुआ और ट्रॉली में जाके उसने छोड़ दिया। फिर से वो जेसीबी जैसा फिर से ऐसे आया, फिर से करंट चालू की, फिर चुंबक बन गया, बाकी वस्तुओं को खींचा, पीछे ले गया और करंट को बंद कर दिया। करंट बंद होगी तो क्या हो जाएगा, चुंबक खत्म हो जाएगा, तो वो उसको छोड़ देगा। तो कचरे में से लोहे की वस्तुओं को अलग छांटने के लिए क्रेन में एक चुंबक लगा होता है। ठीक है, अब वो चुंबक को इतना शक्तिशाली होना चाहिए, उस चुंबक को, कि वो लोहे के बड़े बड़े गार्डर भी खींच सके, जो अपने घरों में लगते हैं ना गार्डर, उन्हें भी वो खींच सके। इतना शक्तिशाली चुंबक होना चाहिए। तो उतना शक्तिशाली चुंबक बहुत बड़ा साइज का होगा। ठीक है, तो हम उसको अपनी क्रेन में फिट नहीं कर पाते, तो हम परिनालिका का यूज करते हैं। क्यों करते हैं परिनालिका का यूज? एक छोटे से चुंबक में परिनालिका के राउंड पास पास कर दो, 2000 राउंड बना दो, यहां से आप 10 एम्पियर करंट भेजो, 2000 बार करंट घूमेगी तो 20,000 एम्पियर करंट आपको मिलेगी। और 20,000 एम्पियर करंट से जो चुंबक बनेगा वो कितना शक्तिशाली होगा, सबको बात समझ में आ रही है? उतने शक्तिशाली चुंबक से वो गाटर आसानी से खिंच सकता है। ठीक है, तो जब हमें एक बहुत शक्तिशाली चुंबक की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें ज्यादा बड़ा साइज भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम परिनालिका का यूज करते हैं। इतनी सी परिनालिका इतना शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है कि लोहे के बड़े बड़े गार्डर भी, या बड़ी बड़ी कारें, जैसे मान लो कोई कार नदी में गिर गई, अब वो कार नदी से बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? उतनी विशाल, उतनी भारी कार को बाहर निकालने के लिए जो क्रेन में चुंबक लगा होगा वो कितना शक्तिशाली होना चाहिए, आप कल्पना करो। उतना शक्तिशाली चुंबक छोटी साइज का नहीं होगा, वो तो बहुत बड़ी साइज का होगा। तो उतना बड़ा चुंबक हम लगाएंगे कैसे अपनी क्रेन में? तो वहां पर हम क्या करते हैं, परिनालिका का यूज करते हैं। क्योंकि परिनालिका क्या करती है, इसको आप 10 एम्पियर करंट दोगे, वो 100 बार घुमाएगी, 100 फेरे बना दो तो 1000 एम्पियर करंट हो जाए। 1000 एम्पियर करंट से चुंबक जो बनेगा वो कितना शक्तिशाली होगा। ठीक है, तो वो चुंबक कार को आसानी से खींच सकता है। तो ये एक बहुत शक्तिशाली चुंबक होता है,
जो बड़ी बड़ी लोहे की वस्तुओं को आसानी से आकर्षित कर सकता है, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई। परिनालिका क्या होती है? सबसे पहले तो परिनालिका स्प्रिंग के शेप की एक डिवाइस होती है जिसमें हम करंट फ्लो कराते हैं। करंट फ्लो कराने से वो परिनालिका एक चुंबक बन जाती है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा बहुत पहले ऑर्स्टेड आपको बता चुके हैं। ऑर्स्टेड ने कहा था किसी भी तार में करंट जाएगी तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो हमने इस तार में करंट जैसे ही भेजते हैं तो वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। अब परिनालिका को बार बार मोड़ने, बार बार राउंड बनाने का मतलब क्या है? जितनी राउंड बनेगी उतने गुना करंट इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो हम परिनालिका में 100, 200, 2000, 5000 ऐसे राउंड बनाते हैं और पास पास करोगे तो इतने से एरिया में 2000 राउंड आसानी से बन जाएंगे। इतने से एरिया, अब इतने से एरिया में 2000 राउंड बन गए। ये हमने ऐसा लिया और अपनी क्रेन में लगा दिया। ठीक है, और जैसे ही हमने अपने इंजन से करंट को ऑन किया, करंट उस परिनालिका में गई, 2000 बार घूमी। मान लो आपने यहाँ से 20 एम्पियर करंट भेजी, तो 20 एम्पियर करंट जब 2000 बार घूमेगी तो 20 गुणे 2000 मतलब 40,000 एम्पियर करंट वहां उस परिनालिका में फ्लो हो रही होगी। और 40,000 एम्पियर करंट जब फ्लो होगी तो कितना शक्तिशाली चुंबक बनेगा, नदी में डूबा हुआ एक ट्रक भी उससे आसानी से उठ के आ जाएगा। तो हम देखते हैं ना, क्रेन से उठवा लो, हम बोलते क्रेन उसको उठा के लाई थी। तो क्रेन में शक्ति नहीं होती, क्रेन में जो चुंबक लगा होता है, परिनालिका लगी होती है, उसमें शक्ति होती है। तो ये परिनालिका होता है। ठीक है, इस परिनालिका की दो विशेषताएं आपको याद रखनी है। नंबर एक, इसमें इतने ज्यादा फेरे होते हैं कि हम पूरी परिनालिका के फेरे नहीं काउंट करते, हम एक छोटी सी लंबाई के फेरे काउंट करते हैं। तो इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n, और एक फेरे में बहने वाली करंट कितनी है? I। पूरे में बहने करंट I नहीं है। कोई परिनालिका में करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगी, एक राउंड में कितनी करंट फ्लो हो रही है? वो I। समझ आया? ठीक, अब आगे देखते हैं। ये एक परिनालिका है, करंट यहां से जाती है, ऐसे ऐसे घूमते घूमते ये यहां से ऐसे निकल जाती है। ये करंट की डायरेक्शन है। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आप सबको पता है, सबको पता है जिस तरह से करंट क्लॉकवाइज फ्लो होती है, क्लॉकवाइज फ्लो होती है, वो एस की भांति बिहेव करता है, मतलब वहां चुंबकीय क्षेत्र अंदर प्रवेश करता है। और जहां करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती है, ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, फ्लेमिंग की दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये हमने ऐसे लगाया, दाएं हाथ की हथेली, और अंगुलियों को थोड़ा सा मोड़ा तो यहां से प्रवेश करेगा और यहां से बाहर निकलेगा। कहीं पर भी आप लगा के देखो यही कंडीशन मिलेगी। तो यहां से क्षेत्र प्रवेश करेगा, प्रवेश करेगा मतलब एस की भांति बिहेव करेगा। और जहां करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती है, वहां पर यदि हम ये फ्लेमिंग का नियम लगाएंगे और थोड़ा अंगुलियों को मोड़ेंगे तो ये डायरेक्शन आएगी, ये यहां से बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है मतलब ये एन ध्रुव की भांति बिहेव करेगा। तो परिनालिका के एक सिरे में आप देखिए, एक सिरे में ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये ऐसे। ठीक है, तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र यहां से प्रवेश करता है और ऐसे जाके यहां से ऐसे बाहर निकलता है। ये होता है परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, जो कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, ये परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र है इस प्रकार का। तो ये सभी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होते हैं इसमें, और हमें चाहिए है परिनालिका के अंदर यहाँ किसी पॉइंट P पर, यहाँ पर मान लो कोई बिंदु P है, तो यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है? परिनालिका के अंदर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, ये हमें फाइंड करना है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, फिर से एक बार सुनो। परिनालिका क्या होती है? स्प्रिंग के शेप की एक डिवाइस होती है। दूसरी बात, उपयोग क्या है? तो परिनालिका का उपयोग वहां करते हैं जहां पे हमें एक विशाल शक्तिशाली चुंबक की आवश्यकता होती है,
लेकिन साइज उतना बड़ा हम नहीं कर सकते। तो एक छोटी साइज का शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं कि साइज भी कम हो और शक्तिशाली भी ज्यादा। विशेषताएं क्या होती है? इकाई लंबाई में n फेरे होते हैं और एक फेरे में करंट का मान I होता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो यहाँ से ऐसे चुंबक जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ से प्रवेश करेगा और ये जाके फिर से ऐसे आके यहाँ पे मिल जाएगा, ये ऐसे जाएगा और यहाँ से आके ऐसे मिल जाएगा। ये होता है परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब हमारा उद्देश्य क्या है इस प्रश्न को पढ़ने का? हमारा उद्देश्य यह है कि हमें इस क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। जितनी बातें हमने आपको अभी तक बताई वो सब इंट्रोडक्शन थी, उसका इस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है, किसी परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो हमें तो तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो आप तीव्रता का मान कैसे ज्ञात करेंगे एम्पियर के नियम से। तो उसके लिए हम फिर से परिनालिका बनाते हैं। ये करंट I फ्लो हो रही है। इस परिनालिका की इकाई लंबाई में फेरों की संख्या माना n है। इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है और इस परिनालिका की यहां से लेकर यहां तक कुल लंबाई l है, l। ठीक है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो l लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी? इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई l है, तो l लंबाई में फेरों की संख्या होगी nl। जब इकाई लंबाई में n फेरे तो l लंबाई में nl फेरे। ठीक है, ठीक। अब एक फेरे में बहने वाली करंट कितनी है? एक फेरे में प्रवाहित विद्युत धारा I है एक फेरे में। तो इसमें कितने फेरे हैं अभी हमने फाइंड किया। फिर से इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है, n l बार। तो l लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो गई? nl। मतलब कोई कितने फेरे हैं इस परिनालिका में? nl फेरे, nl फेरे हैं। अब एक फेरे में बहने वाली धारा I है, दो में बहने वाली धारा 2I, तीन में बहने वाली धारा 3I, चार में बहने वाली धारा 4I। कितने फेरे हैं अभी हमने ज्ञात किया? nl। तो nl फेरों में बहने वाली धारा कितनी? एक में 1I, दो में 2I, तीन में 3I, चार में 4I, तो nl में nli। nl फेरों में बहने वाली धारा nli। ये करंट का मान हो गया। ठीक है, करंट का मान कितना लिखेंगे जब भी लिखना पड़ेगा? तो nli। ठीक, अब यहां कोई पॉइंट P है यहां, और इस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एम्पियर ने कहा था कि इस पॉइंट को एक लूप पर स्थित होना चाहिए, तो हम यहाँ पर जो लूप डिसाइड करते हैं वो इस प्रकार का लूप बनाते हैं। ये परिनालिका इतनी लंबी है और यहाँ से ये इसका लूप, ये बंद लूप है। जरूरी नहीं कि लूप गोल ही हो। ठीक है, लूप हम अपनी सुविधा से किसी भी उसका यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इस लूप की लंबाई l है और चौड़ाई जो भी हमें उससे मतलब नहीं है, इसकी लंबाई l है और ये एक लूप। अब एम्पियर का परिपथीय नियम हम इसमें लगाते हैं। परिपथीय नियम कहता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन प्रवाहित विद्युत धारा के म्यू नॉट गुणे के बराबर होता है। सम ऑफ dTL is equal to म्यू नॉट I। इसमें हम मान लिख देते हैं, T कांस्टेंट है, I की वैल्यू कितनी है, कितनी कुल करंट फ्लो हो रही है, तो हमने यहाँ पे गणना की हुई है कि इकाई लंबाई में n फेरे हैं तो n लंबाई में nl फेरे होंगे। पहले हमने फेरे फाइंड किए। अब एक फेरे में बहने वाली धारा I है, तो nl फेरों में बहने वाली धारा nli है, तो करंट का मान कितना है? nli।
विद्युत धारा के स्थान पर लिखा जाएगा NLI। ठीक, अब सम ऑफ DL का मान कितना? यदि ये वृत्तीय शेप का होता तो सम ऑफ DL का मान कितना होता? 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन चूंकि ये इस प्रकार के शेप का है और केवल यहां से यहां तक का पोर्शन ही परिनालिका के अंदर है, ये वाला पोर्शन परिनालिका के बाहर है, तो हमें इस पोर्शन से कोई मतलब नहीं है। हमें केवल किस लंबाई को लेना है? जितनी लंबाई परिनालिका के अंदर है। और ये लंबाई कितनी है? अभी हम देखा था, इसकी लंबाई L है। तो सम ऑफ DL का यहाँ पे मान क्या होगा? L। यहां से लेकर यहां तक की कुल लंबाई मतलब सम ऑफ DL, जिसका मान है L म्यू नॉट NLI। ठीक है, यदि ये वृत्तीय शेप का होता तो 2 पाई आर, लेकिन फिर भी हम पूरा 2 पाई आर नहीं लेते, क्योंकि हमें तो केवल परिनाल के अंदर से मतलब है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई ही चाहिए, भले ही बाहर चाहे वो गोल हो चाहे त्रिभुज के आकार का। ठीक है, तो ये L आ गया। L से L दोनों पक्षों में से कैंसिल हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आया म्यू नॉट NI। ये परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से एक बार सुनो कैसे गणना करनी है। सबसे पहले हमें परिनालिका की विशेषता लिखनी है। इकाई लंबाई में फेरों की संख्या L होती है, तो इसकी लंबाई को हमने L मान लिया, तो L लंबाई में कितने फेरे होंगे? NL। उसी प्रकार से जैसे एक पेन की कीमत 5 रुपए, 10 पेनों की कीमत आप गुणा करते हैं, 5 गुणे 10 मतलब 50। उसी प्रकार से एक इकाई मतलब एक लंबाई में फेरों की संख्या N है, तो L लंबाई में फेरों की संख्या गुणा करना पड़ेगा NL। फिर से एक फेरे में बहने वाली धारा I है, तो NL फेरों में बहने वाली धारा यहां भी गुणा करना पड़ेगा NLI। तो हमने करंट का मान फाइंड किया। इसके बाद हमने एम्पियर का नियम लगाया। B कांस्टेंट है, सम ऑफ DL का मतलब है वो लंबाई जो परिनालिका के अंदर है। ठीक है, अनंत लंबे तार में ये बात लागू नहीं होती थी, वहां तो एक वृत्तीय लूप था जो पूरा का पूरा बाहर था, वहां अंदर वाली बात ही नहीं थी। यहाँ तो भाई इसके अंदर वाली बात हमें देखना है, कितनी लंबाई इसके अंदर वो लेना। तो L म्यू नॉट NLI करंट का मान था, L से L कैंसिल हो गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये है परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो किस पर डिपेंड करती है? इसको देखिए, B का मान किस पर डिपेंड करता है? चुंबकशीलता, जो कि ज्यादा होनी चाहिए, हमेशा हम उसको ज्यादा ही रखते हैं। फेरों की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर लिखा ना, बटे उधर ही लिखा, बटे में नहीं है, ज्यादा होना चाहिए। तो ठीक है, N का मान भी ज्यादा होना चाहिए। जितने ज्यादा आप फेरे बनाओगे इकाई लंबाई में, मतलब जितने आप फेरे पास पास रखोगे, उतना ही प्रबल चुंबक बनेगा, शक्तिशाली चुंबक बनेगा। और करंट, जितनी ज्यादा करंट आप फ्लो कराओगे, उतना शक्तिशाली चुंबक बनेगा। तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका की किस पर डिपेंड करती है? माध्यम पर, दूसरा फेरों की संख्या पर, और प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो ये परिनालिका होता है। ये परिनालिका हमें छोटे से आकार में एक शक्तिशाली चुंबक के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है।